हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। उसमें हम लोगों ने कंप्लीट किया है। उसमें अपन ने कंप्लीट किया था टाइम हो रहा है बाबा। इसमें अपन ने ये क्या हुआ, तो हो जा रहा है। ये देखो क्या दिखा रहा हूँ। ओके, हाँ। तो इसमें हम लोगों ने कंप्लीट किया है। हम लोगों ने पढ़ लिया व्हाट इज लॉ, सोर्स ऑफ लॉ, ठीक है। प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ पढ़ लिया। अब अपने को कंप्लीट करना था यहां से टाइप्स ऑफ लॉ। ठीक है, अपने को करना है टाइप्स ऑफ लॉ इन द इंडियन लीगल सिस्टम। यानी कि हमारा जो इंडियन लीगल सिस्टम है उसमें कितने तरह के लॉ एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ लॉ कितने हैं? टाइप्स ऑफ लॉ हुए हैं, सबसे पहला क्रिमिनल लॉ, दूसरा सिविल लॉ, तीसरा कॉमन लॉ, और चौथा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में सबसे पहला है अपना क्रिमिनल लॉ। सबसे पहला कौन है? क्रिमिनल लॉ। सबसे पहला कौन है? क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ क्या होता है? क्रिमिनल लॉ क्या होता है? क्रिमिनल लॉ होता है कि वैसा लॉ जो कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है? पर्टेनिंग टू वायलेशन ऑफ रूल्स ऑफ लॉ और पब्लिक wrong and punishment of the same. That means क्या बोल रहा है कि वैसा लो जो किसको वायलेट कर रहा है, जो किस चीज को वायलेट कर रहा है, जो वायलेट कर रहा है लॉ के रूल को वायलेट कर रहा है। जो पब्लिक रॉन्ग, यानी पब्लिक रॉन्ग का मतलब, ये ऑटो पायलट मोड पे क्यों चला जाता है भाई? पब्लिक रॉन्ग का मतलब सोशल रॉन्ग। पब्लिक रॉन्ग का मतलब सोशल रॉन्ग। हाँ जी। तो पब्लिक रॉन्ग रॉन्ग का मतलब क्या होता है? सोशल रॉन्ग। यानी वो चीज जो किसी को हार्म करे, जो किसी को नुकसान पहुंचाया, एंड उसके लिए पनिशमेंट भी कानून में लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि क्रिमिनल लॉ इज गवर्नड अंडर द इंडियन पिनल कोड 8060। देखो, अगर आप कोई काम करते हो जो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है, आप किसी तरह का काम करते हैं जो क्या माना जाता है? क्रिमिनल ऑफेंस। इन दैट केस आपके ऊपर इंडियन पिनल कोड, साथ ही साथ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि सीआरपीसी एप्लीकेबल होगा। क्रिमिनल ऑफेंस में क्या क्या आएगा? लाइक लाइक मर्डर, रेप, चोरी करना, फ्रॉड करना, चीट करना, या फिर किसी को असॉल्ट करना। असॉल्ट करना यानी या फिर किसी का मजाक उड़ाना गंदे तरीके से। ये सब किस में आता है? ये सब आता है क्रिमिनल लॉ में। किस में आता है? क्रिमिनल लॉ में। ठीक है, ठीक है जी। तो क्रिमिनल लॉ में क्या है यार? मर्डर, रेप, चोरी, फ्रॉड, चीटिंग, असॉल्ट, ये सब क्रिमिनल लॉ का के तहत कवर हो, यानी ये सारी घटनाएं क्रिमिनल लॉ के अंदर तहत आएंगी। क्लियर है? हाँ जी सर। नाउ नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज सिविल लॉ। सिविल लॉ में कौन से मैटर आएंगे?
तो सिविल लॉ में मैटर ऑफ डिस्प्यूट, सिविल लॉ में क्या आएगा, मैटर ऑफ डिस्प्यूट किसके बीच, बिटवीन द इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन आर डील्ड विद द सिविल लॉ। जैसे कि बंटवारा, ठीक है, हस्बैंड वाइफ का बीच का झगड़ा, ये सब कहां पे आएगा, ये सब आएगा सिविल लॉ के अंदर में। क्लियर है? सिविल कोर्ट इन्फोर्स द violation of certain right and obligations through the institution of civil suit। clear है? through the institution of civil suit। okay, civil law can be further classified into law of contract, civil law, civil law, civil law further classified into family contract, law of contract, family law, property law and law of tort, law of tort। ठीक है, टॉर्ट का मतलब होता है सिविल रॉन्ग, टॉर्ट का मतलब होता है सिविल रॉन्ग। ठीक है, तो सिविल लॉ को फर्दर कितने क्लास, कितने भाग में विभाजित किया गया, सिविल लॉ को विभाजित किया गया। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी ये जो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते हो, वो कहां पे आएगा, वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। फिर फैमिली लॉ, यानी कि एचयूएफ का केस कहां पे आएगा, इंडिविजुअल का केस कहां पे आएगा, फैमिली लॉ में आएगा। प्रॉपर्टी लॉ कहां पे आएगा, सिविल लॉ में आएगा। लॉ ऑफ ट्रॉट कहां पे आएगा, सिविल लॉ में आएगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल हैं सिविल ऑफेंस के, सिविल ऑफेंस के कुछ एग्जांपल हैं, सिविल ऑफेंस के कुछ एग्जांपल हैं, सिविल ऑफेंस के कुछ एग्जांपल हैं। कौन कौन से? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसमें सिविल लॉ अट्रैक्ट होगा। नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स, नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज टू लेंडर, सेलर डिफर्मेशन, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्प्यूट बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, ये सब सारे कहां कवर होंगे, ये सब कवर होंगे सिविल लॉ के अंदर। क्लियर है? हाँ जी सर। हाँ जी, तो सिविल लॉ के अंदर क्या क्या आया, सिविल लॉ के अंदर आया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स, नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज टू लेंडर एंड सेलर डिफर्मेशन, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्प्यूट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। ये सब कहां पे कवर होगा, ये सब कवर होगा कॉमन लॉ के अंदर में, सॉरी सिविल लॉ के अंदर में, सॉरी सॉरी सॉरी। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉमन लॉ, नेक्स्ट वन इज कॉमन लॉ। कॉमन लॉ का मतलब, अरे कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब सामान्य, वो लॉ जो सबके ऊपर एप्लीकेबल है, वो लॉ जो सबके ऊपर एप्लीकेबल है। तो क्या, अ जुडिशियल प्रेसिडेंट, अ जुडिशियल प्रेसिडेंट और अ केस लॉ इज कॉमन लॉ। देखो, जो केस लॉ होता है, केस लॉ, जो केस लॉ होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ेंगे आप, मोहड़ी, मोहड़ी बीबी वर्सेस धर्मो दास घोष। ठीक है, ये क्या है, ये कॉमन लॉ है, ये केस लॉ है, ये केस लॉ है। अगर इस केस में लिखा हुआ चीज कहीं पे घटित होगा तो उसके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी सर। नेक्स्ट, और क्या बोलता है, a judgment delivered by the Supreme Court will be binding upon the court within the territory of India under the Article 141 of the Indian Constitution। That means सिविल कोर्ट ने जो जजमेंट दे दिया वो इंडिया के सारे कोर्ट के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी कि इंडियन टेरिटरी में जितने भी कोर्ट हैं उन सबके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अंडर आर्टिकल 141। डॉक्ट्रीन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डेसिसिस, स्टेयर डेसिसिस इज द प्रिंसिपल सपोर्टिंग कॉमन लॉ। इसका मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल सपोर्टिंग कॉमन लॉ, यानी कि वैसा प्रिंसिपल जो कॉमन लॉ को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है,
इट इज अ लैटिन फ्रेज दैट मीन्स, ये लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है टू स्टैंड बाई दैट विच इज डिसाइडेड, टू स्टैंड बाई दैट विच इज डिसाइडेड, यानी कि जो डिसाइड हो गया है उसी के ऊपर क्या करना है, स्टैंड करना है। द डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर diseases reinforce the obligation of the court to follow the same principle or judgment established by the previous decision while ruling case where the facts are similar or on all four leg where the earlier with the earlier decision. That means common law क्या हुआ, वैसा लॉ जो पहले, जिसके ऊपर पहले सुप्रीम कोर्ट का क्या आ चुका है, जजमेंट आ चुका है, और वो सारे के कोर्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल हो गए। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। नेक्स्ट वन, next one is principle of natural justice. Next one is principle of natural justice. Principle of natural justice. Natural justice को लैटिन फ्रेज में बोलते हैं जस्ट नेचुरल। क्या बोलते हैं? जस्ट नेचुरल, जिसका मतलब होता है सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस डूइंग बियॉन्ड रिटन लॉ। मतलब कि जस्टिस का फंडामेंटल प्रिंसिपल जो बनाया गया है उसके बियॉन्ड जाके कभी कभी लॉ काम करती है, से इमोशनल होके। ठीक है, हाँ जी, ओके। अब देखो फिर, ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या हुआ कि कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल, सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस गोइंग बियॉन्ड द रिटन लॉ, यानी कि देखो जो भी सुप्रीम लॉ कौन सा है इंडिया का, सुप्रीम लॉ कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो चाहे तो ओवरराइड कर सकता है। किसको ओवरराइड कर सकता है? किसको? एक्ट को। किसको? एक्ट को। किसको? एक्ट को। किसको? एक्ट को। ठीक है, यानी कि एक्ट में लिखे हुए प्रोविजन को कौन ओवरराइड कर सकता है? एक्ट में लिखे हुए प्रोविजन को कौन ओवरराइड कर सकता है? एक्ट में लिखे हुए प्रोविजन को ओवरराइड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो क्या है? सुप्रीम लॉ है। क्या है? सुप्रीम लॉ है। ठीक है, नेमो ज्यूडेक्स इन कॉसा सुआ, जिसका मतलब होता है नो वन शुड बी मेड अ जज in his own cause and it's a rule against prejudice. That means नेमो ज्यूडेक्स इन कॉजा सुआ का मतलब हुआ कि कोई भी इंसान अपने काम के लिए खुद को जज नहीं कर सकता है, अपने काम के लिए खुद को जज नहीं करेगा। ठीक है, ऑडी अल्टरम पर्टम, ऑडी अल्टरम पर्टम, जिसका मतलब हुआ हियर द अदर पार्टी और गिव द अदर पार्टी अ फेयर हियरिंग। मतलब कि सामने वाले पार्टी का सुनना और फेयर हियरिंग, यानी कि फेयर जजमेंट देना। एंड द रीजन डिसीजन आर द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी कि यही क्या है? यही है रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। जजमेंट कैन ओवरराइड और ऑल्टर अ कॉमन लॉ बट इट कैन नॉट ओवरराइड और चेंज द स्टेट्यूट। देखो, जजमेंट जो है जजमेंट जो है वो ओवरराइड कर सकता है। किसको? जजमेंट जो है वो ओवरराइड कर सकता है कॉमन लॉ को। जजमेंट जो है वो ओवरराइड कर सकता है या ऑल्टर कर सकता है किसको? कॉमन लॉ को। कॉमन लॉ को, लेकिन वो लॉ को, लेकिन वो कानून को ओवरराइड नहीं करेगा और ना ही बदल पाएगा। ठीक है,
हाँ जी सर, यहाँ तक ठीक है। ओके, आगे बढ़ो। एनफोर्सिंग द लॉ। अब देखो, अब देखो हुआ क्या, अब देखो हुआ क्या। बिल जो था, बिल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में गया, वहां से गया वो राज्यसभा में, लोकसभा में, फिर प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास से फिर कहाँ गया, ऑफिशियल गजटे में। अब जब ऑफिशियल गैजेटे में आ गया, तो अब क्या होगा, लॉ को क्या कराया जाएगा, इनफोर्स। यानी कि लॉ को क्या कराया जाएगा, एप्लीकेबल, क्या कराया जाएगा, एप्लीकेबल। ठीक है, ओके। आफ्टर लॉ इज पास्ड इन पार्लियामेंट, it has to be enforced, it has to be enforced. Somebody should monitor whether the law is being followed. This is the job of executive, this is the job of executive। ठीक है, ठीक है, ये किसका काम है, एग्जीक्यूटिव का काम है कि वो जो लॉ है वो फॉलो हुआ या नहीं, उसको मॉनिटर कौन करे, एग्जीक्यूटिव। ठीक है। अब जैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, Income Tax Act is implemented and enforced by Ministry of Finance through the CBDT, Central Board of Direct Taxes, coming under the Department of Revenue and Administration by the Officers of Indian Revenue Service, यानी IRS के द्वारा क्या किया जाता है, रन करवाया जाता है। It will be some, we will see some of the major ministries and laws which are forced by them। जैसे Ministry of Finance, Ministry of Finance, Ministry of फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी वित्त मंत्रालय। इट इज गवर्नड विद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री विद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंसर्न विद द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ठीक है, सर्विंग एज अ ट्रेजरी ऑफ इंडिया। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का क्या काम है, इंडियन इकोनॉमी के लिए कंसर्न कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसर्न है। एज अ ट्रेजरर ऑफ इंडिया कौन सॉल्व करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करेगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑल्सो कंसर्न विद द टैक्सेशन, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कैपिटल मार्केट एंड सेंट्रल स्टेट फाइनेंस एंड यूनियन बजट। ये सब कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और सीए जो भाई साहब हैं, सीए के जीवन में ये फाइनेंस का काम डे टू डे वर्क बेसिस पे होता है। ठीक है, इसलिए वी पीपल कंसर्न्ड विथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, अब जैसे हु, अब एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, हु प्रेजेंटेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनियन बजट एज ए फाइनेंस मिनिस्टर। यानी कि वो कौन से फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया, तो श्री मोरारजी देसाई। ठीक है, 1962 से लेके 1969 तक 10 बार यूनियन बजट प्रेजेंट किया। ठीक है, उसके बाद पी चिदम्बरम साहब 9 बार, और उसके बाद प्रणब मुखर्जी 8 बार, फिर श्री यशवंत सिन्हा एंड मनमोहन सिंह 6, 8 एंड 6 बार। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो सबसे ज्यादा बार यूनियन बजट पेश कौन किए थे, सबसे ज्यादा बार यूनियन बजट पेश किए थे श्री मोरारजी देसाई, उनके बाद पी चिदम्बरम साहब, उसके बाद प्रणब मुखर्जी साहब, उसके बाद
यशवंत सिन्हा 8 बार और मनमोहन सिंह 6 बार। ओके। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यानी कि बनावट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द एपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ 4 सेंट्रल सिविल सर्विस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो एपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी, एपेक्स यानी एपेक्स, एपेक्स का मतलब, एपेक्स का मतलब हेड। जैसे आरबीआई जो है वो एपेक्स बॉडी है किसके लिए, बैंक्स ना लिखो, यहां पे लिखो, यहां पे लिखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। ठीक है। तो वैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी है 4 सेंट्रल सिविल सर्विस के लिए, 4 सेंट्रल सिविल सर्विस के लिए। आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटेंट सर्विस, इंडियन इकोनॉमी सर्विस एंड इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस। ठीक है। इन चारों के लिए एपेक्स बॉडी कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ऑल्सो द एपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ वन ऑफ द सेंट्रल कॉमर्स सर्विस, नेमली एज इंडियन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट सर्विस। इसके लिए भी एपेक्स बॉडी कौन है, एपेक्स बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यानी कि यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट सर्विस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस एंड इंडियन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट अकाउंट सर्विस। इसके लिए एपेक्स बॉडी कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर कौन कौन सा डिपार्टमेंट आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर कौन कौन सा डिपार्टमेंट आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर कौन कौन सा डिपार्टमेंट आता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डिपार्टमेंट आता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 डिपार्टमेंट आया। इकोनॉमिक अफेयर, एक्सपेंडिचर, इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज। ये 6 डिपार्टमेंट आया किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में। ठीक है। अब उसमें से भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए। बेटा जब सीए आर्टिकलशिप में जाओगे ना, बहुत मिलेगा तुमको। एमसीए से तो मतलब छूट नहीं पाओगे। कंपनी का काम कहाँ पे, एमसीए पे। एलएलपी का काम कहाँ पे, एमसीए पे। तो छूट नहीं पाओगे इससे, एमसीए से छूट नहीं पाओगे, इससे छूट नहीं पाओगे। ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर इज एन इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री पार्लियामेंट्री कंसर्न्ड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड कंपनीज एक्ट 1956, एलएलपी एक्ट 2008, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, ये सिर्फ कंपनी के अफेयर को डील नहीं करती, ये डील करती है कंपनीज एक्ट 2013 के अफेयर को, कंपनीज एक्ट 1956 के अफेयर को, एलएलपी एक्ट 2008 के अफेयर को एंड आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के अफेयर को। कौन करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। ये रिस्पॉन्सिबल है मेनली किस चीज के लिए, रेगुलेशन ऑफ इंडियन एंटरप्राइज इन द इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए, ये रेगुलेट करती है इंडियन एंटरप्राइज को। क्लियर है, इंडियन एंटरप्राइज को। ओके। 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 वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। वेट अ मिनट।
ओके। The ministry is mostly run by civil servant of ICLS cadre. These officer are elected through civil service examination। अरे हाँ भाई, यूपीएससी जो कंडक्ट करवाती है उसके थ्रू यहाँ पे जो भी ऑफिसर होता है वो उसके थ्रू जाते हैं। हाईएस्ट पोस्ट क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इज द फिक्स्ड एट एपेक्स स्केल फॉर द आईसीएलएस। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, कॉर्पोरेट अफेयर के बारे में पढ़ लिए। नेक्स्ट, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। अब ये क्या है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री है। इट इज एन इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एंड डोमेस्टिक पॉलिसी। होम मिनिस्ट्री का, गृह मंत्रालय का में काम क्या है? इंडिया के अंदर में काम करना, यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना और डोमेस्टिक पॉलिसी के ऊपर काम करना। होम मिनिस्ट्री जो है वो हेड कौन करता है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेड अफेयर्स, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। अभी गृह मंत्री कौन है? अभी गृह मंत्री कौन है? मोटा भाई, मोटा भाई, ठीक है, मोटा भाई, ठीक। ठीक है, चल ले आगे। ओके, अब देखो, होम मिनिस्ट्री के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट है? होम मिनिस्ट्री के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट है? होम मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, डिपार्टमेंट ऑफ होम, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लेह लद्दाख। तो होम मिनिस्ट्री के अंदर कितने से कौन से डिपार्टमेंट हुए? कितने डिपार्टमेंट हुए? एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। ठीक है, छ। ऊपर में मिनिस्ट्री के अंदर कितने थे? छह। यहाँ पे भी छह। क्लियर है? ओके। नाउ नेक्स्ट वन, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज में आया सेंट्रल सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो, सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशन। ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ कैबिनेट मिनिस्ट्री इन द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ कैबिनेट मिनिस्ट्री है, जो कि डील करता है किस चीज से? मैनेजमेंट ऑफ लीगल अफेयर थ्रू द लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, legislative activity through the Department of Legal Affairs, administration of justice in India throughout the Department of Justice. The Department of Legal Affairs is concerned with the advising the various ministry of central government, while legislative department is concerned with the drafting and of principal legislation for the central government। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का काम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का काम है जो भी लॉ ड्राफ्ट ड्राफ्ट होते हैं, जो भी लॉ ड्राफ्ट होंगे, ठीक है, उनका उनके लिए कंसर्न्ड डिपार्टमेंट कौन सा है? उनके लिए कंसर्न डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, हाँ जी सर। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। ठीक है। अब नेक्स्ट वन, नाम तो सुना ही होगा, सेबी। सेबी कौन है भाई? सेबी इज द रेगुलेटरी बॉडी। सेबी क्या है? रेगुलेटरी बॉडी है फॉर सिक्योरिटी एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया। द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस
with the government of India. It was established on 18 April 1988 as an executive body, was given by statutory power on 30 June 1992 through the SEBI Act 1992. यानी कि ये जो सेबी आया था, ये जो सेबी आया है, ये जो सेबी आया है, इसके बाद ही स्कैम 1992 एक्सपोज हुआ था, यानी कि हर्षद मेहता स्कैम, बिग बुल। क्लियर है? हाँ जी सर। नेक्स्ट वन, आरबीआई, पप्पा ऑफ ऑल बैंक इज नोन एज आरबीआई। आरबीआई क्या है? आरबीआई है इंडियन सेंट्रल बैंक एंड रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। इंडियन बैंकिंग सिस्टम के रेगुलेशन में, इंडियन बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेशन किसके तहत होता है? आरबीआई के तहत होता है। इट इज अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड इश्यू ऑफ मेंटेनिंग सप्लाई ऑफ इंडियन रूपी। यानी कि आरबीआई का काम क्या है? आरबीआई का काम है कंट्रोल करना, इशू करना एंड सप्लाई को मेंटेन करना इंडियन रूपी के, और साथ ही साथ काम है बाकी सारे बैंक्स को बैंकिंग सर्विस देना। इट इज ऑल्सो मैनेज द कंट्री मेन पेमेंट सिस्टम एंड वर्क टू प्रमोट इकोनॉमी डेवलपमेंट, इकोनॉमी डेवलपमेंट। क्लियर है? हाँ जी सर। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा is a specialized division of RBI through which it print and mint Indian currency note in two of its currency printing press located in Nasik, west में नासिक और सेंट्रल में देवास। वेस्ट में नासिक और सेंट्रल में देवास। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण, ठीक है, BRBNM। आरबीआई ने और क्या एस्टेब्लिश किया? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई इज वन ऑफ इट्स स्पेशलाइज्ड डिवीजन टू रेगुलेट द पेमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ पेमेंट सिस्टम। ठीक है, एनपीसीआई का काम क्या है? ये एक स्पेशलाइज्ड डिवीजन है किस चीज के लिए? रेगुलेट करने के लिए, पेमेंट को रेगुलेट करने के लिए एंड सेटलमेंट के लिए। डिपॉजिट Issuance and Credit Guarantee Corporation was established by RBI as one of its specialized division for the purpose of providing insurance of the deposit and guarantee of credit facility of Indian Bank. Okay. Now, next one, Insolvency and Bankruptcy Board of India, IBBI, IBBI, Insolvency and Bankruptcy Board of India. It is a regulator for overseeing insolvency proceeding and entities like insolvency professional agent, insolvency professional या information utility in India। ये क्या करते हैं? रेगुलेट करते किसको? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंट को, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को। ठीक है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अक्टूबर 2016 and given statutory power through the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 which is passed by लोकसभा on 5 मई 2016। देखो, आईबीसी जो है वो लोकसभा में कब पास हुई? 5 मई 16 को। कब पास हुई? 5 मई 16 को। इट कवर इंडिविजुअल कंपनी एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो है वो इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल होता है, कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है, एलएलपी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर एप्लीकेबल होता है। द न्यू कोड विल स्पीड अप द रेजोल्यूशन, और ये लाया गया था ताकि रेजोल्यूशन प्रोसेस को स्पीड अप कर सके फॉर स्ट्रेस्ड एसेट इन द कंट्री। ठीक है, ये किस लिए लाया गया था? इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को
स्पीड अप करने के लिए, क्या करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए। इट attempts to simplify the process of insolvency and bankruptcy proceeding. It handle the cases using two tribunal like NCLT and debt recovery tribunal. ये दो केसेस हैंडल करता है, ठीक है। ओके, नाउ एक काम करते हैं, अभी के लिए मैं रखता हूं यहीं तक, IBBI तक। कहाँ तक, IBBI तक, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस IBBI तक, यानी आज अपना 13 है, सॉरी 14, 14, 23, ठीक है। आज अपन लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, तो इसके आगे चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपने को कवर करना है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम, जिसमें पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, उसके बस, ठीक है। तो बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसके साथ साथ में आपको करवा दूंगा इसका क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड स्टे कनेक्टेड, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहे, और साथ ही साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सो दैट कि इसका बेनिफिट और लोगों को मिल सके, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।